कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन था। ये घटना मेरे साथ उसी लॉकडाउन के दौरान घटी थी। रात के करीब 8 बजे थे। मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। वहाँ पर कोई नहीं था। फिर करीब 5 मिनट के बाद छत की दूसरी तरफ से कुछ खरचने की आवाज़ आई। मैं ये देखने के लिए वहाँ पर गया। वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि छत पर मेरे अलावा कोई था ही नहीं। उस समय मेरी नज़र छत के दूसरी तरफ लगे चैनल डिश पर पड़ी। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ आई। मैं तुरंत वहाँ गया और हैरान रह गया क्योंकि वो चैनल डिश जहाँ पहले था वहाँ से खिसक कर अब 5 फीट दूर चला गया था। ये कैसे हो गया? मुझे काफ़ी बेचैनी हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये था क्या। बाद में मैं उसी जगह पर खड़ा हो गया और अपनी आँखों के सामने उसे हिलते हुए देखा और एक अजीब डरावनी आवाज़ भी आई। अचानक डिश अपनी जगह से करीब 2 फीट ऊपर हवा में उठी और नीचे गिर गई और फिर वहीं अपनी जगह पर हिल रहे थे। मैं इससे बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत उस चैनल डिश के मालिक को फ़ोन किया और उसे छत पर बुलाया। उसे सारी बात बताई। पहले तो उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब ये घटना दोबारा उसके आंखों के सामने घटी तो वो भी हैरान रह गया। ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी जुट गए। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत ये सब कर रहा है। फिर हम सभी ने डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह हम इस डिश को यहाँ से दूर फेंक देंगे। उसी रात करीब 2:30 बजे हम सब सो रहे थे, तभी मैंने छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। क्योंकि मेरा घर सबसे ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए जब भी छत पर कुछ होता था तो सबसे पहले हम ही सुनते थे। मैंने अपने परिवार को जगाया और उन्हें बताया कि छत पर कोई घूम रहा है। सबने वो डरावनी आवाज़ सुनी थी। उस रात हम सब ने हिम्मत जुटाई और छत पर जाकर देखा कि ऊपर कौन है। हमने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन छत पर पैरों के निशान थे जो सामान्य पैरों से 2 गुना ज़्यादा बड़े थे। हम जब डिश देखने गए तो पूरी छत पर डिश कहीं थी ही नहीं। ये सब देखकर हम काफ़ी डर गए। सबके डर के मारे हालत ख़राब हो गई। पैरों के निशानों ने हम सभी को और भी डरा दिया। चूँकि रात हो चुकी थी, इसलिए हम सब ने मिलकर तय किया कि अब जो करना है कल ही करेंगे, और हम अपने अपने रूम में चले गए। मैं उस रात सो भी नहीं सका। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो डिश कहाँ गायब हो गई। अगले दिन सुबह हम सब छत पर गए और देखा कि जो डिश कल रात छत से गायब हो गया था वो आज वापस आ गया है और सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा है। अब तो मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर सभी ने डिश को तोड़ने और नष्ट करने का फैसला किया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। जब डिश को तोड़ा जा रहा था तो उसके अंदर से कुछ काला पदार्थ निकल रहा था जो बहुत ही बुरी आवाज़ कर रहा था। सबने डिश को तोड़ दिया, उसे एक खुली हुई जगह पर ले गए और फिर जला दिया। तब से लेकर आज तक ना तो किसी को आहट सुनाई दी और ना ही छत में किसी के होने का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। ये बात थोड़ी पुरानी है। ये सर्दियों के वक्त की बात है। बहुत साल पहले हम लोग जब गांव में रहा करते थे
तो मेरे दो दोस्त बहुत ही खास थे। उन दोनों का नाम था राजेश और कमलेश। राजेश और कमलेश के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ में ही जाते थे। जैसा कि सर्दियों का समय था तो हम तीनों ने तय किया कि क्यों ना हर रात खेत में जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर जलाई जाएं और वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर हंसी मजाक किया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यही तय किया और फिर उस दिन के बाद से हम लोग रोज़ाना रात को खेत में जाने लगे और लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हंसी मजाक करते हैं, फिर वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा। करीब एक हफ्ता बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बड़े आराम से जाते आते हैं। मगर एक रात जब मैं अपने घर से निकल रहा था तभी मेरी माँ ने टोका, अरे बेटा, आज अमावस की रात है, आज कहाँ जा रहा है तू? तो इस पर मैंने माँ से कहा, क्या अमावस की रात, वो क्या होता है? तो इस पर माँ ने कहा, बेटा आज की रात चंद्रमा आसमान पर नहीं निकलता। आज की रात भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, आज बाहर मत जा। तो इस पर मैंने अपनी माँ का पहले तो मजाक उड़ाया ये कहकर कि ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जिसके बाद मैं अपने घर से निकल गया। चलते चलते मैं खेत के पास पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि कोई नहीं है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त लोग नहीं आएंगे, मगर फिर मैंने सोचा कि वो लोग इतने डरपोक भी तो नहीं हैं कि अमावस की वजह से यहाँ ना आए। जिसके बाद मैंने थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाया। अभी मैं वहाँ आग जलाकर बैठा हुआ ही था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो पाया कि कोई चलता हुआ मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों में से ही कोई होगा। वो जब चलते चलते मेरे करीब आया तो मैंने पाया कि वो कमलेश है। कमलेश मेरे पास आकर बिल्कुल सामने सामने बैठा। जिसके बाद मैंने कमलेश से पूछा, अच्छा वो तू आ गया, क्या लगता है राजेश आएगा कि नहीं? इस पर कमलेश कुछ देर मेरी ओर देखा और फिर कहा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। इस पर मैंने कहा, तुझे तेरे घर वालों ने मना नहीं किया आने से अमावस का बोलकर? मुझे तो किया था, मैं चला आया। तो इस पर कमलेश ने कहा, मुझे भी मना किया था मगर मैं माना ही नहीं। जिसके बाद मैं और कमलेश थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। बातों के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कमलेश कुछ छिपा रहा है या फिर चुप चुप सा रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कमलेश बहुत ही बातूनी लड़का था, हमेशा बकबक करता ही रहता था। तो फिर आज इसे क्या हो गया? मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी मैंने कमलेश के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दरअसल कमलेश के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि उसके दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया कि ये कमलेश नहीं बल्कि ये कुछ और ही है, मगर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैं खड़ा हुआ और फिर उठकर जाने लगा। जाते जाते मैंने कहा, कमलेश आज ठंड बहुत ज़्यादा है यार, मैं जा रहा हूँ घर, तू बैठेगा तो बैठ वरना मैं घर जा रहा हूँ। तो इस पर कमलेश ने कहा, चुपचाप यहीं बैठा रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गया कि यह कमलेश नहीं हो सकता। मैं चुपचाप वापस से अपनी जगह पर बैठ गया डर के मारे। तभी मुझे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि भूत आग के करीब नहीं आते हैं। मैंने भी ये बात नोटिस की
कि कमलेश आग से दूर ही बैठा हुआ था। तभी मैंने वहाँ पर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और फिर उसे लेकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। कमलेश मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा था। जैसे ही मैं गांव के घरों की सीमा पर दाखिल हुआ कि तभी वो कमलेश या फिर वो जो कुछ भी था वो एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पर जाकर मैंने सबको पूरी बात बताई तो फिर माँ ने कहा कि वो कोई आत्मा थे। आज अपने खास दोस्त प्रदीप की असमय मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंचा और जब वहां से वापस लौट रहा था तो अचानक एक काले कुत्ते के सामने आ जाने पर मैं भी भयानक रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में अचेत पड़ा था। आंखें खुली थी, देख रहा था पर बोल नहीं सकता था। घर के सब लोग रो रहे थे। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसका रोना सुनकर मेरा दिल फट रहा था, पर मैं उसे सांत्वना देने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद मेरा घनिष्ठ दोस्त नीरज भी आ गया। उसे देखकर मुझे वो हादसा याद आया जो मेरे और प्रदीप के साथ घटा था। 6 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस से आया तो नीता मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। मैंने उससे पूछा कि किसकी शादी है तो उसने बताया, आज हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड नीरज आया था मेरे ऑफिस में, वही ये कार्ड देकर गया। अगले हफ्ते उसकी शादी है। देखो तुम चले जाना, मेरी नई नई नौकरी है इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जाओगे तो नीरज को बुरा लगेगा। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, बुरा वो नहीं मानेगा। वैसे भी गाँव की शादी में मुझे जाना पसंद नहीं है। अपने दोस्त प्रदीप से पूछ लो, उसे भी तो बुलाया ही होगा ना। नीता ने कहा, ठीक है उसे फ़ोन करता हूँ, अगर वो चलने को तैयार हो जाता है तो फिर देखा जाएगा। कहते हुए मैंने प्रदीप को फ़ोन लगाकर कहा, क्या अगले हफ्ते नीरज की शादी में चलोगे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, आजकल ऑफिस में बड़ा काम है यार, बॉस से छुट्टी मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ, अगर मिल गई तो चलूँगा। कहकर प्रदीप ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो भी चलेगा। 1 हफ्ता बाद मैंने नीता को याद दिलाया, अरे सारी तैयारी कर दिया ना, क्योंकि आज मुझे नीरज की शादी में जाना है। तो इस पर उसने हाँ कहा। शाम के 5 बजे मैं और प्रदीप नीरज के गांव जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। 2 घंटे का रास्ता था। नीरज ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। बस में ज़्यादातर गांव के ही लोग थे। मैं खिड़की के पास बैठा था और प्रदीप मेरे बगल में। लगभग 1 घंटे बाद बस अचानक से रुक गई। सड़क पर एक बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। कुछ सवारियां उतरकर देखने लगी। प्रदीप भी उतरकर देखने गया। थोड़ी देर बाद आकर बताने लगा कि खड़े हुए हाफ डाला ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग भी किसी शादी में ही जा रहे थे। पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। तभी एक आदमी बोला, नहीं मैं भी उसी कार में था, सिर्फ एक आदमी ही मरा है। घायलों को पुलिस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लगभग 2 घंटे बाद बस चली। रात के 10 बजे हम लोग स्टेशन पहुंचे। बहुत पहले एक बार मैं नीरज के गांव गया था, पर वहाँ वो स्कूल कहाँ था इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैंने नीरज को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए हम दोनों उसके गांव के रास्ते पर चल दिए। थोड़ी देर बाद
हमने देखा कि एक और आदमी उसी रास्ते पर चल रहा है। प्रदीप के पूछने पर उसने बताया कि वो भी उसी शादी में आया है और उसे सब पता है। हम दोनों निश्चिंत होकर उसके साथ चलने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बड़े से मकान के गेट के पास पहुंचा और हम लोगों से कहा, यही वो जगह है जहां मेहमानों को रुकना है। हम उसके साथ अंदर गए तो वहां पार्टी जैसा माहौल था। हमें भूख लगी थी। अपना सामान कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर खाने पहुंच गए क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। विविध प्रकार के पदार्थ, मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के भोजन थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीरज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा तो हमने सिर्फ होटलों के बारे में ही सुना था, उसका भी कभी उपयोग नहीं किया। भोजन के बाद थोड़ी देर नृत्य का आनंद लिया। उसके बाद अपने कमरे में आ गए। प्रदीप एक बार सोने से पहले फिर नीरज को फ़ोन करके अगले दिन का प्रोग्राम पूछना चाहता था, पर फ़ोन लगा ही नहीं। तो मैंने कहा, छोड़ो अब सुबह देखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम दोनों एक नदी के किनारे स्थित बड़े से शमशान के बीच में पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं पड़ा था। आसपास कई लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। नीरज के साथ कई लोग हमें घेर कर खड़े हुए हम दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। नीरज ने कहा, तुम्हें स्कूल के बजाय यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? मैंने नीरज को बताया, तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आ रहा था, फिर जो आदमी हमें लाया वो भी तुम्हारा ही एक मेहमान था, वो भी शादी में ही आया था। नीरज ने बताया कि कल चाचा जी सपरिवार शादी में आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो नहीं रहे। चाची जी और उनका बेटा हॉस्पिटल में है। कल रात शायद इसी वजह से मेरा फ़ोन बिज़ी रहा होगा। आज यहाँ चाचा जी के अंतिम संस्कार के लिए हम लोग व्यवस्था करने आए तो देखा तुम दोनों को। नीरज की बात सुनकर हम दोनों उसके चाचा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने नीरज से कहा, यही तो हमारे साथ कल रात स्टेशन से यहाँ आए थे और हमें उस जगह पर ले गए थे जहाँ हमें ठहरना था। तो इस पर नीरज ने कहा, कल 6 बजे एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। हम लोगों को रात 10 बजे खबर मिली। नीरज की बात सुनकर मेरा ध्यान उस बात पर गया जो उस आदमी ने बस में हम लोगों को बताए थे कि वो भी कार में सवार था और उसमें सिर्फ एक आदमी ही मरा है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वो भी कार में था तो वो अब बस में क्यों है। हम एक आत्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। ये विचार ही हमें डराने के लिए काफ़ी था। नीरज के पिताजी ने बताया कि उस शमशान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ रात में आत्माओं का आगमन पर उत्सव होते हैं। गांव का कोई भी आदमी कभी भी अकेले शमशान की ओर नहीं जाता और जिस दिन किसी की मौत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आत्माएं नए सदस्य के इंतज़ार में रहती हैं और उस दिन उत्सव मनाती हैं। अगर कोई भूला भटका कोई भी इस शमशान की कहानी से अपरिचित जीवित आदमी को वो कहानी सुना देता है तो वो अगले दिन का सूरज देख नहीं पाता। तुम दोनों के साथ शायद मेरे भाई की आत्मा थी, इसलिए तुम लोग जिंदा बचे हो। फिर भी अपना ध्यान रखना। कहते हुए वो कुछ चिंतित से हो उठे। मैंने उन्हें वहाँ के भोजन बाकी सब के बारे में बताया तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आज तक शमशान गया कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा। जो भी वहाँ की दावत की कहानी सुनाता 2 दिन बाद
जब हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए चलें तो नीरज के पिताजी ने हमें समझाया कि बेटा, शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आत्माएं कुपित हो जाती हैं और फिर उस आदमी के जीवन पर संकट आ जाता है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं प्रदीप ने इस घटना के बारे में किसी से बात तो नहीं की। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा जीवन भी संकट में पड़ चुका है। आंखों के सामने अंधेरा और उस अंधेरे में थी चमकती हुई बहुत सी आंखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।